हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीएससी पेपर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को। जितने भी क्वेश्चन है सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और अभी आप लोग जितना भी क्वेश्चन देखिएगा, टारगेटपुर के द्वारा जो टेस्ट आयोजित किया जाता है प्रत्येक संडे सुबह 7 बजे से पेपर 1 का टेस्ट होता है। यदि आप लोग इस टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। साथ ही जेपीएससी पेपर 1 और पेपर 2 जेपीएससी पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स के लिए भी उसी व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, महावीर और बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? ऑप्शन देखिए, अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुपाल और नंदीवर्धन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार के शासनकाल में महावीर और बुद्ध ने उपदेश दिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है। यदि आप लोग हड़प्पा सभ्यता का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में प्राचीन भारत का जो प्लेलिस्ट बना है उसमें जाकर हड़प्पा सभ्यता का वीडियो देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में है? देखिए, आलमगीरपुर निम्नलिखित में किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन देखिए, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? यूपी, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर स्थित। चलिए आगे। शिलाओं पर संदेश खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक। विभिन्न अभिलेखों में अशोक की पहचान पीदसी के रूप में हुई है। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा कथन आप लोग को बताना है कि अशोक के संबंध में असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया, ये गलत है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष होगा, 261 ईस्वी में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। तो ऊपर से जो 3 ऑप्शन है बिल्कुल सही है और जो डी है एक गलत है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चीन से भारत आने वाला निम्न में कौन प्रथम बौद्ध भिक्षु था? ऑप्शन देखिए, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चीन से भारत आने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु फाहियान था। और फाहियान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चलिए आगे देखिए, कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय राष्ट्रकूट के पतन के बाद हुआ। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्न में किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा लिखी? शाह आलम एवं फर्रुखसियर, बाबर एवं जहांगीर, जहांगीर एवं शाहजहां, औरंगजेब और बाबर। इनमें से बताना है कि किसने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। बाबर और जहांगीर ने। इसके बारे में डिटेल वर्णन नोट्स में किया गया। यदि आप लोग नोट्स परचेस कर लेते और जब उसे आप लोग पढ़िएगा तो हिस्ट्री पर एक अच्छी पकड़ हो जाएगी। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक का एक बेहतरीन संगम है। बहुत ही कम पेजेस में जितना हो सके पीटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उसमें दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन देखिए, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा इनमें से क्या है? मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, स्कूल है। तो वहाँ पर आप लोग को याद रखना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इब्ने तुत्ता किसके काल में भारत आया? तो इब्ने तुत्ता देखिए किसके काल में भारत आया? ऑप्शन देखिए, बलबन, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ? सरहिंद का युद्ध देखिए हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ। सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ। कब हुआ? 1555 ईस्वी में। सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ। और आप लोग को याद रखना कि 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में बिलग्राम। 1539 में चौसा और 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचतंत्र का अनवार ये सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन देखिए, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुसैन इब्न अली बेज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
11 नंबर में नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो नवजीवन समाचार पत्र के संपादक ऑप्शन देखिए बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नवजीवन समाचार पत्र के संपादक थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए भारत में अस्थायी स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? भारत में अस्थायी स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए कार्नवालिस, डलहौजी, लिट्टन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी स्वशासन का जो जनक माना जाता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को माना जाता है। याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर। सार्वजनिक समाज का स्थापना किसके द्वारा की गई? सार्वजनिक समाज का स्थापना किसके द्वारा की गई? महादेव गोविंद रानडे, आत्माराम पांडुरंग, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। तो देखिए सार्वजनिक समाज की जो स्थापना ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा, महादेव गोविंद रानडे के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं 15 नंबर। देखिए राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि, याद रखिएगा, जमान शाह ने प्रदान की। राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने प्रदान की। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए निम्न में कौन सी झील एक लेगून नहीं है? निम्न में कौन सी झील एक लेगून नहीं है? ऑप्शन देखिए अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील जो केरल में है, चिल्का झील जो उड़ीसा में, पेरियार झील, और पेरियार झील देखिए केरल की सबसे बड़ी नदी पेरियार नदी पर स्थित पेरियार झील है। और पुलिकट झील देखिए, पुलिकट झील तमिलनाडु में। तो इनमें से कौन सा एक लेगून नहीं है? लेगून झील देखिए इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, पेरियार झील जो है लेगून झील नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो सबसे पहले बात करते हैं अरावली। देखिए अरावली का जो विस्तार है गुजरात से लेकर दिल्ली तक है 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, जिनमें से लगभग 80% जो भाग है अरावली का राजस्थान में, 80% भाग अरावली का राजस्थान में है। इसलिए इसका आंसर देखिए यदि पूछा जाए कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में तो किस प्रांत में है, तो राजस्थान होगा। अरावली विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जो अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। एक बात और याद रखिएगा, जो विंध्य श्रृंखला है ये मध्य प्रदेश में है, विंध्य श्रृंखला मध्य प्रदेश में। अरावली और विंध्य के बीच याद रखिएगा मालवा का पठार स्थित है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच मालवा का पठार स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला का जो सर्वोच्च पर्वत है याद रखिएगा गुरु शिखर है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, गुरु शिखर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है? निम्न में किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चेन्नई तट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए निम्न में कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का भाग नहीं है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से बताने कि कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स 7 बहने राज्यों का भाग नहीं है। पहले समझते कि कौन कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स में आते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो ऑप्शन देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सिक्किम जो सेवन सिस्टर्स का भाग नहीं है, सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर। देखिए कोयला निम्न में किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? कोयला निम्न में किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? ऑप्शन देखिए आग्नेय सेल, अवसादी सेल, काइंतरित सेल, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादी सेल। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर। देखिए कश्मीर घाटी निम्न में किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी निम्न में किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन देखिए बृहत हिमालय और पीर पंजाल,
बी नंबर में देखिए जास्कर और बृहत हिमालय, लद्दाख एवं जास्कर, काराकोरम एवं लद्दाख। तो इनमें से बताना है कि किन पर्वत श्रेणियों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल, बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर। देखिए इंद्रावती नदी किस नदी का सहायक नदी है? इंद्रावती किस नदी का सहायक नदी? ऑप्शन देखिए कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। इंद्रावती नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए देखते हैं 23। देखिए पोंचपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित किया गया? पोंचपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित किया गया? ऑप्शन देखिए माही, गोदावरी, कृष्णा, गंगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पर यह परियोजना स्थित है। आगे देखिए भारत में टीन का उत्पादन अधिकांश किस राज्य में होता है? तो भारत में जो टीन का उत्पादन है अधिकांश किस राज्य में होता है? ऑप्शन देखिए मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और यूपी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर। देखिए सहरिया जनजाति का संबंध मुख्यतः है। तो सहरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से? मेघालय, मध्य प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमपी से। किस राज्य से? एमपी से। चलिए आगे देखते हैं केसर की खेती के लिए निम्न में कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? केसर की खेती के लिए निम्न में कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो ऑप्शन देखिए काली मृदा, जलोढ़, दोमट, लाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? दोमट मिट्टी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी केसर की खेती के लिए उपयुक्त है। चलिए आगे देखते हैं 27 है, यहाँ से पॉलिटी का सेक्शन शुरू होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को किस में शामिल किया गया? ऑप्शन देखिए अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 28। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 28 है, 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए इसमें 50% सीटों पर महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अवधि के अंदर चुनाव कराया जाना है। 73वां संविधान संशोधन संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित है। इनमें से उपयुक्त सभी कथन सत्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये गलत है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर गलत है। बाकी बात जो ऑप्शन नंबर बी और सी है दोनों सही है। यदि पंचायत भंग होती तो 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाना है और 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची से संबंधित है। तो 50% की जगह पर यहाँ होगा 33% सीटों पर 73 जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें आरक्षण प्रदान किया गया था महिलाओं को। अभी देखिए बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो 50% कर दिया, झारखंड में भी 50% है। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर। देखिए संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज इनमें से किसने कहा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर। देखिए 30 नंबर में निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो ऑप्शन देखिए भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत संविधान अधिनियम 1947। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। आगे देखते हैं 31 नंबर। देखिए भारत में चलित न्यायालय का सूत्रपात किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर। देखिए निम्न में कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? निम्न में कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? ये असीमित नहीं है, ये अस्थायी नहीं है, ये वादयोग्य होते हैं। तो मूल अधिकार के संबंध में तीनों कथन यहाँ पर सत्य है। यहाँ पर जो तीनों कथन दिया गया सत्य है। ये असीमित नहीं है, ये अस्थायी नहीं है और ये वादयोग्य होते हैं। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर। देखिए नवीन लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? नवीन लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है देखिए ड्वाइट वाल्डो को नवीन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। देखिए लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर बल किस चरण में दिया गया?
लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर बल पंचम चरण में दिया गया। आगे देखते हैं 35 नंबर। देखिए, निर्णय निर्माण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। निर्णय निर्माण को जो सिद्धांत है इनमें से किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, हर्बर्ट साइमन ने। चलिए आगे देखिए 36 नंबर में, किसी भी देश में यदि भुगतान संतुलन बिगड़ जाए तो निम्न में कौन सी संस्था उस देश को ऋण उपलब्ध कराएगी? यदि भुगतान संतुलन बिगड़ जाए तो उस देश को ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था है IMF। कौन है? IMF। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यदि आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन का वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन का वीडियो देख लें, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 37 नंबर में, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत आते। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था इनमें से कौन कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम, स्टील। तो इनमें से सभी कोर सेक्टर के अंतर्गत इनमें से सभी आते। 38 नंबर देखिए भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई है? भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई है? देखिए, मार्च 1956, अप्रैल 1956, मार्च 1952, अप्रैल 1957। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल 1957, अप्रैल 1957। चलिए देखिए, राजकोषीय घाटा है 39 नंबर में। देखिए, राजकोषीय घाटा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकोषीय घाटा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जब कोई देश 40 नंबर में, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, मुद्रा का भाव गिराता है, तो इसका प्रभाव होता है। देखिए, आयात सस्ता हो जाता है, निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है, निर्यात महंगा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, देखिए बी और सी, 2 और 3 सही हो जाएगा। देखिए, निर्यात सस्ता और आयात महंगा हो जाता है। जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी और सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी और सी। चलिए आगे देखते हैं 41 नंबर। देखिए, सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है। तो सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर। देखिए, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन एवं निगरानी की जिम्मेवारी किसकी है? भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन एवं निगरानी की जिम्मेवारी किसकी है? तो ऑप्शन देखिए, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नीति आयोग। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 43 नंबर। देखिए, निम्न में कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? निम्न में कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। आप लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ के जरूर एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि अंतिम पंचवर्षीय योजना था, क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर। देखिए 44 नंबर, निम्न में कौन सा वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव नहीं है? निम्न में कौन सा वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव नहीं है? ऑप्शन देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रसार, खान पान में बदलाव, इंटरनेट एवं कंप्यूटर सेवा में विस्तार, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक प्रभाव नहीं है कौन? खान पान में बदलाव। आगे देखते हैं देखिए 45 नंबर में, भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ। भारत में जो आर्थिक सुधार कब आरंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1991 से। 1991 से भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ। आगे देखते हैं 46 नंबर, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियोनेटोलॉजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियोनेटोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला जो विटामिन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। किसी बुक में विटामिन सी भी दिया है, किसी बुक में विटामिन सी भी दिया है। चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर। देखिए, निम्न में कौन सा एक तत्व नहीं है? यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा एक तत्व नहीं है। सोडियम है, देखिए टीन भी है, कार्बन भी है। देखिए, जल जो है कंपाउंड है, ये एक यौगिक है। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर। देखिए,
दरोचलित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो दरोचलित मशीन है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। 50 नंबर देखिए सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? सीवी रमन को किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? आप लोग को बताने कि कब मिला है, आंसर कमेंट में करना है। और किस प्रयोग के लिए दिया गया? आप लोग क्वेश्चन पढ़ते होंगे कि सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन देखिए, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश विक्षेपण, प्रकाश का परिकर्णन, प्रकाश परिक्षेपण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का परिकिरणन के प्रयोग के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया? कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखिए 51 है, निम्न में कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? इनमें से बताने कि कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एब्सेसिक अम्ल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एब्सेसिक अम्ल। और ऊपर से जो 3 देख रहे हैं, वृद्धि रोधक नहीं, वृद्धि में सहायक है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। चलिए आगे देखते हैं 52 नंबर। देखिए ऊर्जा पिरामिड होता है। देखिए ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 53 नंबर। निम्न में कौन सा मिलान गलत है? पीली क्रांति तिलहन सही है, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली, याद रखिएगा प्याज और झींगा मछली होगा इसका। और कृष्ण क्रांति खनिज तेल सही है, सुनहरी क्रांति उर्वरक। ये देखिए सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी से, फल एवं सब्जी उत्पादन। चलिए आगे देखते हैं, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गलत है। सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन। देखिए निम्न में कौन रबी फसल नहीं है? निम्न में कौन रबी फसल नहीं है? जो सोयाबीन देखिए रबी फसल नहीं है, सोयाबीन रबी फसल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखिए निम्न में कौन कृषि के अंतर्गत नहीं आते? निम्न में कौन कृषि के अंतर्गत नहीं आते? यहाँ पर जितने भी है वानिकी, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, बकरी पालन, सभी कृषि के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं 56 नंबर। देखिए हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में किसका अंश कम हो गया? हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में किसका अंश कम हो गया? गेहूं, चावल, दलहन व मोटा अनाज, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दलहन एवं मोटा अनाज का जो अंश है कम हो गया। आगे देखते हैं 57 नंबर। देखिए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्था अवस्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्था कहाँ अवस्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर अमेरिका का देखिए एक कंपनी क्रे नामक कंपनी CRC, इस कंपनी के द्वारा विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। आगे देखते हैं 59 नंबर। देखिए निम्नलिखित में कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस से है? निम्नलिखित में कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है देखिए माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 60 देखने से पहले आप सभी को फिर से याद दिला देते हैं। JPSC पेपर 1 और पेपर 2 का 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में नोट्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन देखिए, पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर उपलब्ध मुफ्त सॉफ्टवेयर, सरकारी सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट पर उपलब्ध मुफ्त सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 61 है। देखिए UNICEF का वर्तमान अध्यक्ष निम्न में कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरिटा फोरे। UNICEF का वर्तमान अध्यक्ष हेनरिटा फोरे है। 62 देखिए संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस का कर्म संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 9वां। कर्म संख्या कितना है? 9वां है। चलिए आगे देखते हैं 63 देखिए निम्न में कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 के संबंध में गलत है? निम्न में कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 के संबंध में गलत है? ऑप्शन देखिए, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, सही है। इसमें कुल 9 अध्याय और 48 धारा है। वर्तमान मानवाधिकार आयोग में 12 सदस्य, सही है। अंतिम मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी देखिए गलत है। इसमें कुल 8 अध्याय और 43 धारा है। चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर। देखिए
मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 संयुक्त राष्ट्र की तीसरी बैठक में हुआ। इस बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंस मेहता। किसने किया? हंस मेहता ने। चलिए आगे देखते हैं 65 नंबर। जैव विविधता के आवश्यक शर्तों पर विचार करें। जैव विविधता के आवश्यक शर्तों पर विचार करें। देखिए, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक तापमान, अत्यधिक ठंड, तीनों की समान दशाएं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये और दो, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान। जैव विविधता के आवश्यक शर्तों में अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं 66 नंबर। देखिए, संकटग्रस्त पादप या जीव जंतुओं को एक विशेष स्थान पर संरक्षित करना जैव विविधता के किस विधि के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर स्थानीय संरक्षण विधि। पर स्थानीय संरक्षण विधि। चलिए आगे देखते हैं 67 नंबर। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय शहरी जनसंख्या वृद्धि दर है। जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय शहरी जनसंख्या वृद्धि दर 31.8% है, 31.8%। आगे देखते हैं 68 नंबर। देखिए, निम्न में कौन सी अवधि तीव्र नगरीकरण का दौर था? यदि आप लोग बेरोजगारी, नगरीकरण, मानवाधिकार इन सभी का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक करके सभी वीडियो को देख लीजिए। 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा मिसलेनियस से, इसलिए जितने भी वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। निम्न में कौन सी अवधि तीव्र नगरीकरण का दौर था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1961 से लेकर 2011 का जो दौर है तीव्र नगरीकरण का है। चलिए आगे देखते हैं 69 नंबर। वर्ष 2020 में निम्न में किसे भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वर्ष 2020 में इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर। देखिए, वर्ष 2021 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भारत में निम्न में किस सम्मान? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण से। पूर्व प्रधानमंत्री, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से नवाजा गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में शुरू हुआ, सही है। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, सही है। वर्तमान में पुरस्कार राशि 20 लाख कर दिया गया, एक गलत है। वर्तमान में पुरस्कार की राशि 25 लाख है। वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न में जो पुरस्कार की राशि मिलती 25 लाख है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए देखते हैं 72 नंबर। देखिए, वर्ष 2016 में ब्राजील में आयोजित ओलंपिक का केवां संस्करण था? तो वर्ष 2016 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित ओलंपिक का केवां संस्करण था? ऑप्शन देखिए 31वां, 32वां, 33वां, 34वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 31वां संस्करण। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 31वां संस्करण। देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया गया? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1908 ईस्वी। किस वर्ष? 1908 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं। पहली बार गरीबी दूर करने के लिए किस समिति ने व्यय आधारित फार्मूला दिया? पहली बार गरीबी को दूर करने के लिए किस समिति ने व्यय आधारित फार्मूला दिया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वीएस डांडेर और एन रथ। वीएस डांडेर और एन रथ समिति ने। यदि आप लोग बेरोजगारी और गरीबी का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को जरूर देखें। साथ ही विविध का जो 8 टॉपिक है, मिसलेनियस का 8 टॉपिक का नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग उसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किस वर्ग के लोग, देखिए किस वर्ग के लोग को श्रम बल के अंतर्गत रखा गया? तो किस वर्ग के लोग को श्रम बल के अंतर्गत रखा गया? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 15 से 64 वर्ष के लोगों को इसमें रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर। देखिए, भारत सरकार ने चीन के कई मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के किस धारा के तहत लगाया गया? भारत सरकार ने हाल ही में चीन के कई मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। यह जो प्रतिबंध लगाया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत लगाया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 69 धारा 69A के अंतर्गत इसे लगाया। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया? तो 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश चाइना है। चलिए आगे देखते हैं 78 नंबर।
निम्न में कौन सा देश आसियान का वर्तमान अध्यक्ष है जिसकी अध्यक्षता में 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? तो वर्तमान में आसियान का वर्तमान में कौन सा देश अध्यक्ष है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है वियतनाम। 78 नंबर का क्या हो जाएगा? वियतनाम। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 79 नंबर में भारत का वर्तमान अटॉर्नी जनरल जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, तो वर्तमान में कौन है अटॉर्नी जनरल? देखिए वेणुगोपाल राव, के वेणुगोपाल राव। चलिए आगे देखते हैं 80 नंबर। देखिए हाल ही में शेषनाग नाम की मालगाड़ी ने विश्व की सबसे लंबी पटरी पर दौड़ने वाली रेलगाड़ी का रिकॉर्ड बनाया है, जिसकी लंबाई है, देखिए शेषनाग रेलगाड़ी की लंबाई कितना है जो विश्व की सबसे लंबी पटरी पर दौड़ने वाली मालगाड़ी बन गया है? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए 1 किलोमीटर, 1.8, 2 और 2.8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2.8 किलोमीटर। चलिए आगे देखिए हाल ही में चाबहार बंदरगाह में सामान का आवागमन बढ़ा है, यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? हाल ही में चाबहार बंदरगाह में सामान का आवागमन बढ़ा है, यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा देखिए ईरान में। यह बंदरगाह कहाँ है? ईरान में। चलिए आगे देखते हैं 82 नंबर। देखिए हाल ही में मालदीव और श्रीलंका खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त हो गया। भारत ने इनसे मुक्त होने की लक्ष्य निर्धारित किया है। देखिए लक्ष्य निर्धारित 2020 तक था, 2020 तक, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। चलिए देखते हैं 83। देखिए हाल ही में दक्षिण अमेरिका के किस देश में चपारे वायरस की संक्रमण की पुष्टि हुई है? तो वह कौन सा देश है? वो देखिए बोलोविया है। कौन सा देश है? बोलोविया है। चलिए आगे देखते हैं 84 नंबर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? फीफा वर्ल्ड कप 2022 देखिए कतर में होगा। कहाँ पर होगा? कतर में होगा। चलिए आगे देखते हैं 85 नंबर। हाल ही में पाकिस्तान और चीन ने आज़ाद पटनम परियोजना हेतु समझौता किया है, यह परियोजना विकसित की जाएगी। यह परियोजना किस नदी पर विकसित की जाएगी? तो यह परियोजना झेलम नदी पर। याद रखिए। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी। आज़ाद पट्टन परियोजना झेलम नदी पर स्थापित की जाएगी। चलिए देखते हैं 86 नंबर। हाल ही में मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत ने अपनी 125वीं वर्षगांठ मनाई। इस पत्रिका को किसने शुरू किया था? तो इस पत्रिका को देखिए, इस पत्रिका को ऑप्शन देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद और गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे देखते हैं 87 नंबर। देखिए 87 नंबर में हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद की कितनी वृद्धि दर रहने के अनुमान लगाया गया? जीडीपी में कितना वृद्धि दर होने के अनुमान था? देखिए 11% जीडीपी में 2021-22 वित्तीय वर्ष में देखिए 11% वृद्धि का संभावना था। चलिए आगे देखते हैं 88 नंबर। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कर्म संख्या है। देखिए अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति का जो कमला हैरिस बनी है कर्म संख्या है, तो 88 नंबर का क्या हो जाएगा? 88 का हो जाएगा 49वां कर्म संख्या है। चलिए आगे देखते हैं 89 नंबर। देखिए मोटेरा स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। यह स्टेडियम कहाँ है? यह जो स्टेडियम है अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। आगे देखते हैं जबरा पहाड़िया निम्न में किस महापुरुष का उपनाम है? तो जबरा पहाड़िया देखिए तिलका मांझी का उपनाम है। 91 नंबर। देखिए निम्न में किस आंदोलन को मुक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है? निम्न में किस आंदोलन को मुक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संथाल विद्रोह। आगे देखते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन देखिए धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में हुआ था, शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में। तो यहाँ पर शिबू सोरेन ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं निम्न में किस जनजाति में 9 वर्षों पर रसनावा नामक पर्व का आयोजन किया जाता है? निम्न में किस जनजाति में 9 वर्षों पर रसनावा नामक पर्व का आयोजन किया जाता है? तो 93 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए बेगा जनजाति। कौन सा जनजाति है? बेगा। देखिए 94 नंबर। देखिए निम्न में किसे संथाल परगना का आदि निवासी माना गया है? निम्न में किसे संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है? सूर्या पहाड़िया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 95 नंबर। देखिए निम्न में किसे गेटवे ऑफ बंगाल भी कहा जाता है?
निम्न में किसे गेटवे ऑफ बंगाल भी कहा जाता है? देखिए, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? टेलियागढ़ का किला। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 96 नंबर में, छऊ नृत्य का मुख्यतः 3 शैली है। निम्न में किस जिले में इस नृत्य का एक विशेष शैली का विकास किया गया? तो खुट्टी जिले में इस नृत्य का एक विशेष शैली का विकास किया गया। 97 नंबर। अब हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग को फिर से याद दिला देते, किसी भी तरह का जेपीसी पेपर 1 पेपर 2 का मटेरियल के लिए आप लोग व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस व्हाट्सअप नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। देखिए 97 है, सेंद्रा पर्व उरांव जनजाति की संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित है। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ है, तो सेंद्रा का जो शाब्दिक अर्थ है शिकार, याद रखिएगा, सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ है शिकार। 98 नंबर देखिए, जादू पोटिया चित्रकला निम्न में किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति। कौन सा जनजाति? संथाल। चलिए आगे देखते हैं। 99, आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रामदयाल मुंडा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा। चलिए आगे देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, झारखंड में लोकसभा के 14 सीटों में कितनी सीटों पर अनुसूचित जातियों को आरक्षण प्राप्त है? अनुसूचित जातियों को कितनी सीटों पर आरक्षण प्राप्त है? मात्र 1 सीट पर। मात्र 1 सीट पर अनुसूचित जाति को आरक्षण प्राप्त है। देखिए 8 जनरल है और 5 अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्राप्त है। अनुसूचित जनजातियों को, यहाँ पूछा गया अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित 1। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।